मगर हमारी समस्याओं का समाधान आजादी के 74 साल में नहीं हुआ, क्योंकि एक ही काम आजादी के 74 साल में नहीं किया। वो कौन सा काम नहीं किया? जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है, जो हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ता है, जो हमारे बुरे दिनों में हमारे साथ खड़ा रहता है, इलेक्शन में हम उसके साथ नहीं खड़े रहते हैं। हम तो कहते हैं ये हमारी जाति का नहीं, ये हमारी बिरादरी का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये तो जीतने वाला ही नहीं है, तो हम इसके साथ कैसे खड़े रहे? इस गलती की वजह से आजादी के 74 साल में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2022 का चुनाव है, याद रखना साथियों, ये 2022 के चुनाव में अगर वोट डालना तो अपने बच्चे का चेहरा देख करके वोट डालना कि ये 2022 का चुनाव नहीं है। ये 2022 का चुनाव नहीं है। 2022 का चुनाव आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा कि आपके बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बनने का, नेता, अभिनेता बनने का अधिकार आगे जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा। ये तय करने का 2022 का चुनाव है। इसको सोचकर अपने बच्चों का चेहरा सामने रखकर वोट देने का काम करिएगा और ये भी सोचिएगा कि ये जो जालिम सरकार है, इसको हटाने के लिए कौन काम कर सकता है, कौन इसकी लड़ाई सही तरीके से लड़ रहा है, ये भी सोच करके वोट डालने की जरूरत है। क्योंकि आजादी 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 हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन आजादी के 74 साल में अगर शेड्यूल कास्ट की बात किया जाए तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पिटाई हो जाती है और कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है। और हालात तो इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया, मगर जब राष्ट्रपति जी मंदिर में पहुंचे तो पंडित जी लोगों ने कहा आप तो देश के राष्ट्रपति होंगे, मगर मंदिर के राष्ट्रपति तो हम ही होते हैं, इसलिए मंदिर में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। शेड्यूल कास्ट के हालात इतने ज्यादा खराब। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, जंगल पर, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। लेकिन हो क्या रहा आजादी के 75 साल में? आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से खदेड़ा जा रहा है और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट कहा जाता है और गोलियों से मार दिया। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटी के लोग रहते। जब सिखों ने किसानों के समर्थन में धरना शुरू किया, 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना शुरू किया, लंगर चालू कर दिए किसानों के खाने पीने के लिए, तो इन लोगों के द्वारा कहा गया अरे ये तो खालिस्तानी लोग हैं जो किसानों की मदद कर रहे हैं। सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, क्रिश्चियनों के चर्च पर हमले किए जा रहे हैं। ये जो श्रावस्ती है ये बहुत बड़ी बुद्ध की कर्मस्थली है, ये बहुत बड़ी बुद्ध भूमि है, लेकिन श्रावस्ती का जो विकास है आजादी के 74-75 साल में मनुवादियों के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि बुद्ध हमारे कुल के थे। उनको पता है कि इस देश में ब्राह्मणवाद को सबसे पहले अगर जमीन में दफनाने का काम किसी ने किया था वो तथागत बुद्ध ने किया था। ये बात उनको पता है, इसलिए वो इसका विकास नहीं करना चाहते। और पूरे देश भर में जितने भी बौद्धों के गौरवशाली इतिहास है, जितनी भी विरासत है, जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस है, उस पर मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों का कब्जा करवाया जा रहा है। आजादी के 74-75 साल में बुद्धिस्टों के ऊपर अन्याय हो रहा है। देश की जो बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में मुसलमानों को इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि वो कहे ये हमारा हक है, हमारी भी इतनी आबादी देश में है, हमें भी इतना हिस्सा मिलना चाहिए। उन्हें कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी विदेशी कहा गया और आज तक उनको अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ने दिया गया। हालत इतने ज्यादा बिगड़ गए कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पकती है आजकल मुसलमान नहीं तय करते।
मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है, ये आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे तय करते हैं कि किसकी बिरयानी पक रही है, और मुसलमान को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। नतीजा ये हो गया कि मुसलमान जेल में ज्यादा है और देश में कम है, इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। और देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, 52